हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सब की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी एक मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम पिछले पिछले वीडियो की तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने राष्ट्रपति संबंधित 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, लेकिन इस वीडियो में हम जो हमारे उत्तराखंड के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है चंदवंश, उससे संबंधित 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों से जो भी हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट निकलेंगे मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि हमारे आगामी परीक्षा हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड पुलिस दरोगा, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि अगर आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पेपरों में आता है तो आप उसे आसानी से कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छोटा मांडलिक राजा था जो डोटी के राजा को कर दिया करता था। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वह आत्माचंद है, दूसरा ऑप्शन सोमचंद है, तीसरा ऑप्शन रुद्रचंद है और चौथा ऑप्शन रतनचंद है। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सोमचंद। तो सोमचंद के बारे में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ कि सोमचंद के द्वारा ही 1020 से 1025 के मध्य हमारा चंद वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए सोमचंद को हमारा चंद वंश का संस्थापक बताया गया है। और सोमचंद के समय जो कुमाऊं का राजा था वो हमारा ब्रह्मदेव था, क्योंकि चंद वंश से पहले हमारा कतूरी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था और कतूरी के बाद ही हमारा चंद वंश की स्थापना हुई थी। इसलिए जो हमारा कतूरी का जो अंतिम शासक था हमारा ब्रह्मदेव था, तो उस टाइम हमारा कुमाऊं में चंद वंश के समय ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। और सोमचंद ने चंपावत में एक राजभुंगा किले की स्थापना की थी दोस्तों, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि राजभुंगा किला कहाँ पे है। ये चंपावत में है और सोमचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सोमचंद ने इसी किले के लिए 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे, जिनमें हमारे गार्गी, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे, जो हमारे कहाँ के थे, नेपाल के थे। और जिन्हें हमारा चाराल कहा जाता है, जिन्हें हमारा चाराल दोस्तों कहा जाता है। और सोमचंद के द्वारा ही सर्वप्रथम दोनकोट के राजा को पराजित किया गया था। और सोमचंद ने अपने राजा में कार्य करने के लिए मेहरा और फरताल लोगों को मंत्री और सेनापति बनाया था। और सोमचंद के द्वारा ही दोस्तों ग्रामों में सर्वप्रथम बूढ़ा और सैनिकों की नियुक्ति की थी। जो ये बूढ़ा सैनिक होते थे ये अपने गांव-गांव में पुलिस की तरह कार्य करते थे और लगान वसूल कर राजा तक पहुंचाते थे। और सोमचंद, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोमचंद एक छोटा सा मांडलिक राजा था दोस्तों, जो कि डोटी के राजा को कर दिया करता था। तो इसके समय जो डोटी का राजा था वो मलवंशी थे, मलवंशी, जिन्हें हमारा रैकर राजा भी कहा जाता था। और सोमचंद के समय जो अगर आपसे डोटी का राजा पूछा जाता है तो दोस्तों वह जयदेव मल था। और अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि डीपली पूछा जाता है कि मल वंश का प्रथम राजा कौन था, तो दोस्तों वामदेव था। और वामदेव ने ही अपने इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा था दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सोमचंद इतने सारे फैक्ट्स मिल गए होंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चंद वंश के किस शासक ने समझ जातियों की एक कटकू सेना बनाई थी। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है भारती चंद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रुद्रचंद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कीर्तिचंद, चौथा ऑप्शन दे रखा है पूर्णचंद। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा भारती चंद। जो हमारा भारती चंद था वो चंद वंश का हमारा 35वां राजा था। और भारती चंद ने हमारा 1437 से 1477 तक चंद वंश में हमारा शासन किया था। तो जो हमारा भारती चंद है एक पराक्रमी, एक साहसी राजा था चंद वंश का, क्योंकि भारती चंद ने हमारे चंदों को डोटियों से मुक्ति दिलाई थी। और कम से कम 12 वर्षों तक जो हमारे डोटी राजा थे, मलवंशी थे, उनसे संघर्ष किया था और उन्हें भी पराजित किया था हमारा भारती चंद ने। तो दोस्तों, इसी दौरान क्या होता है कि जाति की उत्पत्ति होती है और उसे हमारा नायक जाति कहा जाता है। तो और अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि चंद वंश की अवैध संतान किसे कहा जाता है, तो हमारा एक नायक जाति को कहा जाता है दोस्तों। और जो हमारे भारती चंद के समय जो हमारे नेपाल में मलवंशी राजाओं का राज्य था, और भारती चंद के समय जो डोटी या नेपाल का राजा था वो हमारा जयमल या यक्षमल था। दोनों का नाम दिया गया है दोस्तों। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर जो ऑप्शन में होगा आप उसे टिक कर सकते हो। और दोस्तों, जो वर्तमान में हमारे पिथौरागढ़ नाम है, जो हमारे चंदों के समय इसका नाम दोस्तों हमारा स्वर था। और जो हमारा वर्तमान नाम डीडीहाड़ का वर्तमान नाम डीडीहाड़ है, तो चंदों के समय इसका नाम हमारा सिरा था दोस्तों। जो हमारा भारती चंद के समय जो हमारा मलवंशी राजा शासन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि सिरा या
डेडीहाट को अपने राज्य में मिला दिया और इसको नाम दे दिया उन्होंने परबतूटी नाम दिया, क्योंकि जो हमारे मलवंशी राजा थे वो हमारा कुमाऊं को परबतूटी नाम से जानते थे दोस्तों। और जो हमारा सीरा जो वर्तमान नाम का डेडीहाट है वहाँ पे हमारे रैका लोग शासन कर रहे थे, और जो हमारा सो वर्तमान नाम जिसका पिथौरागढ़ है वहाँ पे हमारा बम लोग शासन कर रहे थे हमारा भारती चंद के समय। तो भारती चंद का हमारा 1451 ईस्वी का एक हुड़ती ताम्रपत्र भी मिला है दोस्तों, उसमें हमारा भारती चंद द्वारा एक गांव देने का वर्णन भी मिला है। और भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से हमारा सौ और सिरत थल में आदि पर इन्हें अधिकार भी किया था दोस्तों। तो आपको भारती चंद से इतने सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि रेखा एक शासन व्यवस्था थी और किस चंद शासक ने अपनाई थी। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखा है। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है तिरमल चंद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लक्ष्मी चंद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है विजय चंद, चौथा ऑप्शन दे रखा है रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मी चंद। तो दोस्तों लक्ष्मी चंद हमारे चंद वंश का 46वां शासक था और ये हमारा 1597 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। और लक्ष्मी चंद को हमारा लखुली बिराली उपनाम भी दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बन गया था, इसलिए इसे लखुली बिराली भी कहा गया है। तो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि जो इसके समय का जो गढ़वाल में शासक था वो हमारा मानसा था। तो इसने हमारे चाहिए गढ़वाल के इलाकों में 7 से 8 बार आक्रमण किया था, तो इसको हमें सफलता नहीं मिलती है, तो जिससे यह परेशान हो जाता है। तो अंत में जब यह गढ़वाल पर आक्रमण करने की सोचता है, जो उसका 8वां आक्रमण होता है, तो तब क्या करता है गढ़वाल के सीमा के इलाकों को जीत लेता है। और तो इस समय इसका सेनापति होता है हमारा गेंडा सिंह होता है, और जो गढ़वाल का सेनापति था हमारा खत्तर सिंह था। तो खत्तर सिंह क्या होता है हमारे इस युद्ध में मारा जाता है। तो दोस्तों कहा गया है कि जो हमारे कुमाऊं में हमारा प्रचलित त्यौहार है खतुआ त्यौहार, जो पशुओं का त्यौहार है, वो इसी उपलक्ष्य में मनाया गया था खत्तर सिंह के मरने के बाद। तो ये सच है झूठ है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन किताब में दिया गया है तो मैंने भी आपको बता दिया। तो और क्या हुआ था, तो इसने क्या किया था अपने राज्य में 2 कचहरियाँ बनाई थी, एक बनाई थी बिष्टवाली, एक न्यायवाली। जो बिष्टवाली थी वो हमारे सैनिक मामलों के लिए थी, और जो हमारी न्यायवाली थी वो हमारी आम जनता के लिए बनाई थी। और यह एक बड़ा निर्माता था, क्योंकि इसने अपने राज्य में बड़े बड़े बाग बगीचे भी लगाए थे, जैसे कबीना हो जाएगा, लक्ष्मीश्वर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इन्हें बाग बगीचे भी लगाए थे दोस्तों। और बागेश्वर का जो भागना मंदिर का जीर्णोद्धार भी लक्ष्मी चंद के द्वारा हमारा 1602 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। और जो हमारा इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो हमारा ज्यूलिया और सिरती नामाकर किस शासक लगाया था, तो ज्यूलिया और सिरती नामाकर भी हमारा चंद क्या वो लक्ष्मी चंद के द्वारा ही दोस्तों लगाया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको इतने महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए दोस्तों। ये सब जो फैक्ट है ये मैंने 2 या 3 किताबों से मिलकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि अगर इस क्वेश्चन है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में आ जाता है तो आप उसे आसानी से कर लोगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा 4th क्वेश्चन दे रखा है कि किस चंद शासक ने हमारा भोटिया और हुणियों से सिरती नामक कर लगाया था। तो दोस्तों इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है लक्ष्मी चंद, दूसरा दे रखा है बालो कल्याण चंद, तीसरा दे रखा है बाज बहादुर चंद, चौथा दे रखा है रुद्रचंद। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों बाज बहादुर चंद हमारे चंद वंश का 50वां राजा था, और इसने हमारा 1638 से 1677 तक ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। और जो ये हमारा तिरमल चंद का उत्तराधिकारी हमारा बाज बहादुर चंद था दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र शासक कौन था, तो वो हमारा बाज बहादुर चंद ही था दोस्तों। तो दोस्तों तो बाज बहादुर चंद था वो हमारा शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि इसके समय जो होता है जो हमारा तराई का क्षेत्र होता है वो कटेरी राजपूतों ने अपने अधिकार में ले लिया होता है। जो हमारा तराई का क्षेत्र को हमारा पहले हमारा यानी 84 माल 9 लखिया माल कहा जाता था। तो जो उससे क्या होता था हमारे चंदों को 9 लाख रुपए क्या होती थी प्रतिवर्ष आय होती। जब ये तराई का क्षेत्र हमारा कटोरे ने अपने पास ले लिया था तो चंदों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई थी। तो इसको देखते हुए हमारा बहादुर चंद हमारा शाहजहां के दरबार में जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तराई का क्षेत्र वापस चाहिए। तो हमारा शाहजहां क्या करता है कि अपना एक सेनापति जो होता है रुस्तम का, जो हमारा मुरादाबाद का सूबेदार था, उसे इसके साथ भेज देता है और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि कटेरी राजपूतों को पराजित कर देते हैं। तो अभी तराई का क्षेत्र हमारा बाज बहादुर चंद को मिल जाता है। तो जो हमारा शाहजहां होता है इसे प्रसन्न होकर हमारा बहादुर जमींदार की उपाधि देता है और इसे 84 माल का फरमान भी क्या कर देता है जारी कर देता है। और बहादुर चंद ने हमारा बाजपुर नगर के दोस्तों स्थापना की थी। तो जो हमारा बाज बहादुर चंद था
इन्हें की थी। तो हो जाएगा बाद में चंद्र ने हमारे क्या किया था कि पवार राज्य पर क्या कहते हैं विजय के उपलक्ष्य में वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति भी लाया था और इसने हमारे अल्मोड़ा में दोस्तों उसे स्थापित भी किया था। और जो हमारा बहादुर चंद्र था तो इसने क्या किया, तिब्बती अभियान के दौरान हमारा हुणियों को दोस्तों इन्हें पराजित किया था और जिससे हमारा जो मानसरोवर यात्रा और भोटे व्यवहारों को बाधा होती क्या कहते हैं इन्हें मुक्त भी कराया था। और बाद बहादुर चंद्र ने जो कैलाश मानसरोवर यात्राओं के लिए 1673 में दोस्तों एक गूढ़ भूमि दान में दी थी। दोस्तों गूढ़ भूमि उस भूमि को कहा जाता है जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले जो अनाज आदि की व्यवस्था के लिए हमारे पुजारियों को दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों और जो हमारा बाद बहादुर चंद्र ने हमारा भूटियों और शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर भी दोस्तों इन्हें रोक लगा दी थी दोस्तों। और दोस्तों बाद बहादुर के चंद्र के समय दोस्तों जो हमारा डोटी का राजा दोस्तों हमारा देवपाल था और बाद बहादुर चंद्र ने हमारा हुणिया और भोटो तो दोस्तों सिरती नामक कर लिया था, जो कि इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में आने के इसकी बहुत संभावना है दोस्तों बाद बहादुर चंद्र ने क्या किया था, अपने राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था, क्योंकि जो ये क्या करता था कि इन्हें नए नए क्षेत्रों को जीतकर इसने अपने राज्य में मिलाया, क्योंकि ये अपने दरबार को मुगल दरबार जैसा बनाना चाहता था दोस्तों। और इसका सबसे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण हमारे पिथौरागढ़ में दोस्तों हमारा बाद बहादुर चंद्र के द्वारा ही किया गया था। और ये हमारे एक ही पाषाण पर बने होने के कारण इसको हमारा एक हथिया देवाल कहा गया है दोस्तों। और जो इसकी जो बनावट है वो हमारा जो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान दोस्तों बताई गई है। और दोस्तों बाद बहादुर चंद्र ने एक कथन था कि हम बेगारी प्रथा को 1 माह में 1 दिन करेंगे, एक कथन भी हमारा बाद बहादुर चंद्र का था। तो हो जाएगा बाद बहादुर चंद्र ने दोस्तों बहुत लंबे समय तक शासन किया और जब दोस्तों ये बूढ़ा हो जाता है तो इसके बारे में एक कहावत की गई थी कि उम्र भयो 80 बुद्धि गयो 90। दोस्तों ये सब फैक्ट हमारे बाद बहादुर चंद्र के बारे में दोस्तों, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि किस सन शासक ने तल्ला महल या रंग महल का निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है ज्ञानचंद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भारती चंद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रतन चंद, चौथा ऑप्शन दे रखा है उद्योग चंद। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा उद्योग चंद। तो दोस्तों जो उद्योग चंद था वो हमारा बाज बहादुर चंद का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों ये गद्दी पर बैठता है। और उद्योग चंद ने हमारा 1678 से 1698 ईस्वी में हमारा चंद वंश में दोस्तों शासन किया था। दोस्तों कहा जाता है कि उद्योग चंद को हमारा धाई माता की बीमारी थी और जो इसका राज वैद्य था दोस्तों हमारा वरदेव था दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि जब उद्योग चंद हमारा गद्दी पर बैठता है तो ये गद्दी पर बैठते ही दोस्तों गढ़वाल के इलाकों पर आक्रमण कर देता है, जो कि जो हमारे चंद और परमार वंशी की पहले से बनती नहीं थी। जो कोई भी शासक आता था वो सबसे पहले हमारे गढ़वाल पे ही आक्रमण करता था। तो जो हमारे डोटी लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, इस पे आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। तो इसके समय जो हमारा गढ़वाल का शासक था वो हमारा मेदनी शाह होता है और जो हमारा डोटी का राजा था वो हमारा देवपाल था। तो इन दोनों ने क्या किया कि मिलकर इस पे आक्रमण करने की योजना बनाई। तो हमारा जो चंपावत का इलाका है पूर्व से हमारे डोटी लोग इस पर आक्रमण कर रहे थे और जो हमारा पश्चिम से हमारा परमार के जो राजा थे वो इस पे क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। तो दोस्तों क्या होता है कि जो उद्योग चंद होता है वो इन दोनों की संयुक्त सेना क्या कर देता है, हमारा पराजित कर देता है और खुद विजय हो जाता है। और इन दोनों क्या करता है, इनको जो इनकी सीमाओं के इलाकों से इनको क्या कर देता है, हमारा बाहर कर देता है। तो जो उद्योग चंद क्या करता है कि दूनागरी और दोराट के इलाकों में क्या करता है, छावनियाँ बना देता है कि किसी अगर भविष्य में किसी आक्रमण से बचा जा सके, इसलिए क्या करता है छावनियाँ बना देता है। अब क्या करता है जो हमारा उद्योग चंद होता है वो 1682 में क्या होता है, वो खुश होकर क्या करता है कि उसने इनको पराजित कर दिया, वो अल्मोड़ा आ जाता है और यहाँ पे रघुनाथ घाट में क्या करता है, स्नान करने चला जाता है। तो इसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हैं जो हमारा डोटे का राजा होता है देवपाल, और पुनः क्या करता है हमारा चंपावत पे क्या करता है, आक्रमण कर लेता है और उसे अपने अधिकार में कर लेता है। और जैसे ही हमारे उद्योग चंद को पता लगता है कि देवपाल ने चंपावत पर अधिकार कर लिया तो वो अपने राजधानी वापस आता है और एक बड़ी सेना बनाता है और चंपावत की ओर हमारा चले जाता है। और जो हमारे चंपावत में जो डोटे लोग हमारा अधिकार कर रहे थे तो जैसे ही इनको पता लगता है तो ये भागकर क्या करते हैं, हमारे अपनी ग्रीस का राजधानी हमारा अजमेरगढ़ पहुंच जाते हैं। तो जो हमारा उद्योग चंद होता है वो हमारी सेना लेकर क्या करता है, हमारा अजमेरगढ़ ही पहुंच जाता है और वहाँ पर सारा धन को क्या करता है, लूटपाट कर लेता है और यहाँ से क्या होता है, हमारा डोटे को क्या करता है, भगा देता है। तो ऐसे करके डोटे हमारा अपने ग्रीस राजधानी में भाग जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा उद्योग के बेचा जाता है। तो ऐसे करके अजमेरगढ़ पहुँच जाता है, वहाँ भी जाता है और क्या करता है, अभी लास्ट में क्या होता है, अजमेरगढ़ की संधि हो जाती है हमारे डोटी और उद्योग चंद के भी 1688 में। तो डोटी
लोग परेशान हो जाते क्योंकि जहाँ भी टोटल हो जाते थे वहीं उद्योचंद उनके पीछे पीछे चला जाता था। तो क्या होता है हमारी खैरागढ़ की संधि हो जाती है और फिर क्या होता है जो हमारे डोटे होते हैं वो उद्योचंद को हमारा कर देते हैं। और फिर क्या होता है हमारा जो उद्योचंद होता है खुश होकर अल्मोड़ा आ जाता है और यहाँ पे धार्मिक आयोजन करता है, मंदिरों का निर्माण करता है और एक महल का क्या करता है निर्माण भी कराता है। तो हो जाए मंदिरों में इसने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर हो गया, पार्वतीश्वर मंदिर हो गया, उद्योतेश्वर मंदिर आदि मंदिर किन्हें उद्योचंद ने ही बनाए थे। तो फिर क्या होता है हमारा 1696 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि जो उद्योचंद को डोटे हमारा कर देना क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। तो फिर उद्योचंद को गुस्से में आकर क्या करता है उद्योचंद दोबारा क्या करता है नेपाल पर चढ़ाई शुरू कर देता है। तो इस बार क्या होता है कि उद्योचंद और डोटे के बीच भीषण संग्राम होता है और क्या होता है उद्योचंद पराजित हो जाता है और पराजित होकर क्या होता है वो अपने अल्मोड़ा वापस आ जाता है अपने राजधानी में। और इसमें क्या होता है इसका जो हमारा सेनापति होता है हमारा शिरोमणि जोशी क्या होता है मारा जाता है। तो इससे जो होता है हमारा उद्योचंद काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। तो वो क्या वो सोचता है कि मैं अब कभी भी युद्ध करने का निर्णय ले लेता है दोस्तों अब उद्योचंद हो जाए। और तो उद्योचंद ने क्या फिर उद्योचंद ने 1678 ईस्वी में दोस्तों हमारा बधानगढ़ का किला जीता था। तो दोस्तों और इसमें तो इसका सेनापति था दोस्तों हमारे महसूस आ गया था मारा गया था। तो दोस्तों उद्योचंद के 3 सेनापति दोस्तों, एक था हमारे हीरू देवा था दोस्तों, एक था हमारा महसूस था और दोस्तों एक था हमारा शिरोमणि जोशी था दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा उद्योचंद के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उद्योचंद के समय ही जो हमारा मराठा राज कवि था मतीराम वो हमारे चंद दरबार में दोस्तों आया था। और दोस्तों हमारा भारती चंद के बाद हमारा उद्योचंद हमारा दूसरा राजा था जिसने हमारा डोटी पर चढ़ाई करके हमारा डोटी जाएगा दोस्तों हमारे क्या गया था हमारा पराजित किया था दोस्तों। दोस्तों उद्योचंद के बारे में आपको इन्हें सारे फैक्ट मिल गए दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तब। तो दोस्तों जो हमारा 6th क्वेश्चन है कि किस चंद शासक के शासनकाल को चंद वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है ज्ञानचंद, दूसरा ऑप्शन है बालो कल्याण चंद, तीसरा ऑप्शन है देवी चंद और चौथा ऑप्शन है जगत चंद। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जगत चंद। तो दोस्तों हमारा जगत चंद ने हमारा 1708 से 1720 ईस्वी तक हमारे क्या गया था हमारे चंद वंश में शासन किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जगत चंद के समय पर हमारी चंद वंश में 9 लाख रुपए आय होती थी, इसीलिए हमारे जगतचंद के शासनकाल को हमारा चंद वंश का स्वर्ण काल भी कहा गया है। और जो जगतचंद था दोस्तों हमारा ज्ञानचंद का पुत्र था। तो दोस्तों इसके समय के जो महत्वपूर्ण घटना कहते हैं कि जो हमारा जगतचंद था जब गद्दी पर बैठता है तो ये पहले ही वर्ष क्या करता है गढ़वाल के इलाकों पर आक्रमण कर देता है, बधानगढ़ और लोहगढ़ के इलाकों पर आक्रमण कर देता है। और जो वहाँ पर जो हमारी परमार राज्य हमारे परमार राज्य के जो हमारे राजा हमारे शासन कर रहे थे उनको वहाँ से मार भगाता है। तो फिर क्या करता है वहाँ पर अधिकार करने के बाद क्या करता है ये दोनों गढ़ों को विजित करने के बाद जब श्रीनगर की ओर आगे बढ़ता है तो श्रीनगर में हमारा क्या होता है फतेह शाह शासन कर रहा होता है। तो फतेह शाह और इसके बीच हमारा क्या होता है भीषण संग्राम होता है और फतेह शाह क्या होता है हमारा पराजित हो जाता है। और फतेह शाह पराजित होकर दोस्तों हमारा यानी देहरादून की ओर भाग जाता है। तो फिर क्या होता है जगतचंद क्या करता है कि श्रीनगर में अपना एक प्रतिनिधित्व रख देता है और वो क्या करता है वो अपना अल्मोड़ा वापस आ जाता है अपनी राजधानी। तो फिर इसी का फायदा उठाते हुए जब फतेह शाह क्या करता है कि दोबारा हमारा श्रीनगर पर आक्रमण कर देता है और उस प्रतिनिधि को मारकर दोबारा हमारा श्रीनगर पर दोस्तों कब्जा कर लेता है। तो इसी बीच क्या करता है फतेह शाह एक बड़ी सेना लेकर आता है और कुमाऊं की जो कतूरी घाटी होती है उस पर आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के बाद जो होता है हमारा गरुड़ और बैजनाथ का इलाका होता है उससे क्या करता है अपने इलाके में अपने अधिकार में ले लेता है। और वहाँ पे दोस्तों एक गढ़सार ग्राम होता है, एक हमारा गढ़सार ग्राम होता है, उस गढ़सार ग्राम को हमारा बद्रीनाथ मंदिर को दान में देता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस शासक ने हमारा गढ़सार ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को दान दिया था। दोस्तों हमारा फतेह शाह ने दिया था। दोस्तों ये हमारा परमार राज्य में दोस्तों पढ़ेंगे इसको इसको भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों और जगतचंद ने क्या कहता दोस्तों जो हमारा मुगल शासक था बहादुर शाह को दोस्तों हमारे पहाड़ी चीज़ें क्या कहती भेंट की तो हो जाएगा। तो बहादुर शाह ने दोस्तों इसे क्या दिया था अभय दान भी दिया था दोस्तों। और दोस्तों जो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जगतचंद ने क्या कहता दोस्तों हमारे ज्वारियों पर दोस्तों हमारा कर भी लगाया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में पूछ जाता है कि ज्वारियों पर हमारा टैक्स किसने लगाया था। दोस्तों हमारे जगतचंद के द्वारा ही दोस्तों लगाया गया था। और जगतचंद की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों हमारा चेचक के कारण दोस्तों हुई थी दोस्तों आई होप आपको इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे इस क्वेश्चन से।
तो दोस्तों जो हमारा सातवां क्वेश्चन है कि किस चंद शासक से चंद वंश का अवनति काल शुरू होता है। तो इसमें भी हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है रुद्रचंद, दूसरा ऑप्शन है जगतचंद, तीसरा ऑप्शन है देवीचंद और चौथा ऑप्शन है बालो कल्याण चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा देवीचंद। तो देवीचंद का जो कार्यकाल था वो हमारा 1720 से 1726 के मध्य था। इसने चंद वंश में हमारा शासन किया था। तो जो देवीचंद था वो हमारा जगतचंद का उत्तराधिकारी था। तो देवीचंद को ही हमारा कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है और देवीचंद को ही हमारा कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में काफ़ी धन बर्बाद किया था, इसलिए इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा गया है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक और कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है। और जो हमारा देवीचंद था वो अपने राज दरबार को कहना बहुत मानता था। तो इसने क्या किया कि अपने राज दरबार के कहने पर जो हमारा मुगल शासक था बहादुर शाह के खिलाफ इन्हें युद्ध का ऐलान कर दिया। तो युद्ध का ऐलान करने से क्या होता है कि जो इसके राज्य में जो जनता थी परेशान हो जाती है। और इसके राज्य में दो जने थे हमारे, एक बिष्ट परिवार के माणिक बिष्ट और पूरनमल, दोनों बाप बेटे थे। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर क्या करती थी, इसकी हत्या कर दी थी। तो इसका जो हमारा छोटा सा कार्यकाल था 6 वर्ष का, वो समाप्त हो जाता। तो इसके पश्चात जो इसका पुत्र हो जाता अजीत चंद गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों आपको हमेशा इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि कुमाऊं को मोहम्मद तुगलक और कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है और चंद वंश का अवनति काल किस शासक से शुरू होता है। तो दोस्तों जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने गढ़वाल में सरोरा ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। तो दोस्तों इसमें हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है रुद्रचंद, दूसरा ऑप्शन है रतन चंद, तीसरा ऑप्शन है आत्मा चंद और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी चंद। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रुद्रचंद। दोस्तों जो हमारा रुद्रचंद था वो हमारा चंद वंश का 45वां शासक था और ये हमारे बालो कल्याण चंद्र का पुत्र था। तो इसने हमारे चंद वंश में 1565 से 1597 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। तो जो हमारा रुद्रचंद था वो हमारे अकबर का समकालीन था। तो इसने 1587 के आसपास हमारे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसके समय की एक महत्वपूर्ण करना यह है कि इसके समय एक मुस्लिम शासक था हमारा हुसैन का, उन्हें तराई वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो इसको देखते ही हमारे रुद्रचंद ने इसके खिलाफ हमला किया और इसको विजित कर लेने के बाद हमारा आधुनिक रुद्रपुर की स्थापना की। तो अगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आधुनिक रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी, तो वो हमारे रुद्रचंद के द्वारा हमारा की गई थी। तो जब ये इसको विजित कर लेता है तो इससे खुश होकर क्या करता है, अकबर को तिब्बती याके और कस्तूरी खिरन की खाले भेंट करता है। और जब अकबर इससे प्रसन्न हो जाता है तो अकबर इसे 84 माल परगने का फरमान जारी कर देता है और तब से हमारा रुद्रचंद हमारा जमींदार कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा चंद शासक जमींदार कहलाया था दोस्तों, वो हमारा रुद्रचंद कहलाया था। और इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण भी हमारे रुद्रचंद के द्वारा ही कराया गया था। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली किसने बनाई थी, रुद्रचंद के द्वारा ही बनाई गई थी। और इसने क्या किया था कि जो हमारे चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी तो उसके नीचे भी इसने हमारे 2 वर्ग बनाए थे, एक हमारे तिथानी और पंचबड़िया। और उसके नीचे भी दोस्तों इसने 2 वर्ग बनाए थे, एक बनाया था हलिया और पितले नामक 2 ब्राह्मणों के वर्ग भी हमारे रुद्रचंद के द्वारा ही बनाए गए थे। तो और इसके द्वारा क्या किया गया था कि ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने के लिए ओली ब्राह्मणों का एक वर्ग भी रुद्रचंद के द्वारा ही बनाया गया था। और इसने क्या किया था कि घरों पर कार्य करने के लिए छोड़े और छोड़ियों की नियुक्ति भी की गई थी। जो हमारे रुद्रचंद के हमारा भूमि संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं तो वो हमारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हमारा सेरा डीडी हाट से हमारा प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा हमारा सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवेणी धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक भी लिखाई गई है। और इसने हमारा समझ जनता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, पौड़ी 15-20। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पौड़ी 15-20 किस शासक ने समझ जनता के लिए कहा था, तो वो हमारे रुद्रचंद के ने कहा था। और रुद्रचंद के द्वारा ही कुछ युवाओं को अपने राज्यकाल से संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भी भेजा गया था। तो दोस्तों इसके द्वारा हमारा 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें से हमारे जो पहला है त्रिवेणिक धर्म निर्णय था, दूसरा हमारा सैनिक शास्त्र था और तीसरा हमारा सार्गो गोगो दे नाटिका था और जो चौथा दोस्तों हमारा चरित्रम था दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा सैनिक शास्त्र था दोस्तों वो हमारा पक्षी आखेट पर आधारित था दोस्तों। और दोस्तों हमारे रुद्रचंद के बारे में
ये भी कहा गया है कि यह विश्व का प्रथम शासक था जिन्हें स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया था। तो आई होप दोस्तों आपको रुचि चंद इन्हें सारे फैक्ट मिल गए होंगे जो कि आपकी जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन को फैक्ट भी बताएं वो आपको अच्छे से याद हो जाएं और आगामी परीक्षाओं में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में बनता है तो उसे आप आसानी से कर लो और उसमें कोई गलती नहीं करो। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किस ताम्रपत्र से चंद शासकों के मांडलिक राजाओं की सूची मिलती है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है मझेड़ा ताम्रपत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा मुनाकुड़ ताम्रपत्र और तीसरा ऑप्शन है हुड़ेती ताम्रपत्र और चौथा ऑप्शन है बास्ते ताम्रपत्र। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा बास्ते ताम्रपत्र। जो हमारा मझेड़ा ताम्रपत्र है तो इसमें हमारा जो चंद वंश और बम शासकों के संबंध का पता चलता है और जो मुनाकुड़ ताम्रपत्र दे रखा उसमें हमारा चंद शासकों के करों से संबंधित का वर्णन किया गया है। और जो हमारा बास्ते ताम्रपत्र है आपको पता ही होगा जो हमारी क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें हमारे मांडलिक राजाओं की सूची मिलती है। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा चंद शासक था जिसकी प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों में मिलती है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है विक्रम चंद, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानचंद, तीसरा ऑप्शन है अभय चंद और चौथा ऑप्शन है भारती चंद। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा अभय चंद। तो अभय चंद की प्रमाणिक सूचना हमारे स्वयं के अभिलेखों में मिलती है और इसका एक प्राचीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है हमारा 1360 ईस्वी का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से कि जो अभयचंद का प्राचीन अभिलेख कहाँ से कब मिला था, 1360 ईस्वी का मिला था और किसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों में मिलती है तो अभयचंद की मिलती है। तो इसके बारे में एक और उल्लेख दिया गया है कि अभयचंद के वार्षिक श्राद्ध पर ज्ञानचंद ने ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान का उल्लेख भी दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको वो भी इसमें बताया है जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपने ये वीडियो एक बार देखी और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए और आगामी परीक्षाओं में अगर इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे और उसमें कोई गलती नहीं करोगे। और तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अगले वीडियो पूरी कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए बनाऊं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।